तो धोरों के धार के इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान से आ रही बड़ी खबर के साथ। एएनटीएफ का एक्शन सामने आया। नशे के खिलाफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चौथा मोस्ट वांटेड तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है कोलकाता से। रमेश इस तस्कर का नाम है जिस पर एमडी ड्रग्स फैक्ट्री बनाने का आरोप लगा है। पश्चिम राजस्थान में ड्रग्स की फैक्ट्री इसने बनाई थी। रमेश ने पश्चिम राजस्थान में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाई थी और देश भर में इसने नशा सप्लाई का ये मुख्य सूत्रधार रहा था। अपने पाप उतारने के लिए चारधाम की यात्रा भी कर चुका है। 12वीं फेल है ये और जेल में सजा काटने के दौरान एक डॉक्टर के संपर्क में ये आया। इसके बाद एमडी नशा बनाने लगा। आरोपी को टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। इसकी तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। तो एएनटीएफ का ये बड़ा एक्शन सामने आया है नशे के खिलाफ। चौथा मोस्ट वांटेड तस्कर है ये। इसकी गिरफ्तारी हुई है कोलकाता से। इस पर है आरोप एमडी ड्रग्स फैक्ट्री बनाने का। रमेश इसका नाम है। पश्चिम राजस्थान में इसने एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाई थी और पश्चिम राजस्थान में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाई। देश भर में नशा सप्लाई ये कर रहा था। उसका मुख्य सूत्रधार ये रहा था और अपने पाप उतारने के लिए चारधाम की यात्रा भी कर चुका है। ये 12वीं फेल है ये। रमेश इसका नाम है और जेल में सजा काटने के दौरान एक डॉक्टर के संपर्क में ये आया और इसके बाद एमडी नशा बनाने लगा। एएनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए ऑपरेशन विषाणु बाहु, जो कि इस अभियान का छद्म और गुप्त नाम था, चलाकर राजस्थान में एमडी फैक्ट्रियों के एक मुख्य सूत्रधार रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी नेडीनाड़ी धोरीमन्ना बाड़मेर को गिरफ्तार करने में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। इस अपराधी पर करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इसकी उम्र सिर्फ महज 31 वर्ष है, जिसके आपराधिक कारनामों की धमक 5 अलग अलग राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तक रही है। करीब करीब इन सभी राज्यों में पूर्व में यह जेल की हवा खा चुका है और अभी एक लंबे समय से फरार होकर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियों को स्थापित कराना, माल बनवाना और उसके आपूर्ति का मुख्य सूत्रधार रहा है। नारकोटिक्स टीम ने एमडी ड्रग, मॉडर्न ड्रग की फैक्ट्री चलाने वाले शातिर कुख्यात रमेश को गिरफ्तार किया है। रमेश पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। इसके साथ ही ये गुजरात और कलकत्ता, बंगाल और 5 राज्यों में वांटेड भी चल रहा था और कई बार जेल भी जा चुका है। 4 धाम किसी ने यात्रा की, भक्ति भाव में डूबा रहता था, लेकिन युवाओं को नशे के दलदल में परोसने का ये काम करता था और इसलिए फैक्ट्री भी बना रखी थी और इस फैक्ट्री में ये बड़ी मात्रा में जो नशा है, एमडी ड्रग है, वो बनाता था और उसको न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सप्लाई करने का काम करता था। अभी फिलहाल एएनटीएफ टीम, नारकोटिक्स टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। अभी इससे पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि ये जो मॉडर्न ड्रग है, ये पेशे से जब ये जेल में था तो वहां पर एक डॉक्टर से मिला। फिर डॉक्टर ने इसको बताया कि एमडी ड्रग ऐसे बनता है। उसके बाद इसने अपनी फैक्ट्रियां जो है वो राजस्थान में और कई राज्यों में एस्टेब्लिश की और वहां से ये नशे के कारोबार में आते गया। सबसे पहले वाहन चोरी करता था, फिर उसके बाद शराब तस्करी करने लगा और अब ये मॉडर्न ड्रग का एक बेताज बादशाह बन गया और पूरे देश में ये छाना चाहता था और पूरे देश में चाहता था कि इसकी मॉडर्न ड्रग सप्लाई हो, इसलिए ये इस काम में लिप्त हो गया। बहरहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो एक रिपोर्ट हमने दर्शकों तक पहुंचाई। दीपक की रिपोर्ट रही और हमने बयान भी सुनाया अधिकारी का। दीपक, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, दर्शकों तक हमने पहुंचाई। एक सवाल है कि ये जो तस्कर है, रमेश इसका नाम है, उम्र इसकी बहुत कम है, 21 साल का है ये। इसकी गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक डॉक्टर के संपर्क में आया, उसके बाद इसने एमडी नशा बनाने लगा, उसकी फैक्ट्री संचालित ही करने लगा। कौन है ये डॉक्टर, पता चल पाया इसका? और इसकी ये कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, गुजरात जेल के अंदर तो डॉक्टर अरेस्ट है और वहीं उससे मिला था
फिर उसके बाद उसको इसने बताया कि ये वाहन चोरी और शराब तस्करी का काम करता है, लेकिन इसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। फिर डॉक्टर ने इसको बताया कि कैसे एमडी जो ड्रग है वो बनती है। फिर उसके बाद इसको वो फॉर्मूला बताया किस तरह से अलग अलग जगह से जो नशे की सामग्री है, केमिकल है, वो आते हैं, फिर उसको एक जगह एकत्रित करके एक मॉडर्न ड्रग जो एमडी है वो बनाया जाता है। उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये अपनी जो एमडी ड्रग की जो फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश करता गया। सबसे पहले ये वाहन चोरी करता था। वाहन चोरी एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था राजस्थान में, भंवरी देवी, उसके जो आरोपी थे उनको ये वाहन चोरी करके सप्लाई करता था। वहाँ से इसका जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था। फिर उसके बाद शराब तस्करी, और शराब तस्करी के बाद अब ये पूरे भारत में एमडी ड्रग सप्लाई का बेताज बादशाह बनना चाहता था। और 31 साल इसकी उम्र है। इस पे मुकदमे 35 इस पे मुकदमे दर्ज है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में ये वांटेड चल रहा था। कई बार जेल भी जा चुका है और साइंस का स्टूडेंट रहा है। चूंकि इसको पता है कि इसके काम जो है वो खराब है, इसलिए इसने उस पापों का प्रायश्चित करने के लिए 4 धाम की यात्रा भी की। 4 धाम गया, हर बड़े मंदिर में गया, वहां पर इसने माथा टेका। लेकिन ये नशे का कारोबार में लगातार लिप्त था, क्योंकि इसको पता था कि 1 लाख खर्च करके 30 लाख रुपए कमाया जाता है। जो मॉडर्न ड्रग जो बनता है, जिसकी फैक्ट्री बनती है, वो बहुत कम पैसों में उसको एस्टेब्लिश की जाती है। अलग अलग प्रकार से टैबलेट, केमिकल आते हैं, फिर उसको आप एक जगह मिक्सअप करें, फिर उसके बाद एक किलो पर 1 लाख का खर्चा है। लेकिन जब वो बिकती है मार्केट में तो लगभग वो 30 लाख रुपए किलो तक बिकती है। तो बस इसी फॉर्मूले को इसने पकड़ लिया। उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसने अपना कई सारे इसने शोरूम बना रखे, कई सारे फार्म हाउस बना रखे हैं, और कई सारी अवैध जो ज़मीन है पश्चिमी राजस्थान में वो भी खरीद रखी है। और लगातार इसको पता था कि एक बार बरकर नगर में एनटीएफ की टीम, नारकोटिक्स टीम इसको पकड़ने गई तो वहाँ से भाग गया। उसके बाद इसको लगा कि शायद मैं पकड़ में आ जाऊँगा, तो फिर इसके बाद ये बंगाल में जाके छिप गया। लेकिन नारकोटिक्स टीम को इसकी भनक थी, वो वहाँ तक पहुंची और आखिरकार इसको गिरफ्तार किया है। बहरहाल अब राजस्थान में इसके कनेक्टेड युवा हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ पैसों के खातिर जो है नशे का खेल हो, इसके अलावा तस्करी का खेल हो, इसमें लिप्त हो जाते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लालच में। ऐसे इन युवाओं को इनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो संख्या है लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपको दीपक तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे रुक कर लेते हैं हनुमानगढ़ से आ रही इस बड़ी खबर का। कृषि भूमि के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। गैंगस्टर के नाम पर धमकी का आरोप लग रहा है। पैसे लेकर भी नहीं की जमीन की रजिस्ट्री। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हनुमानगढ़ से। कृषि भूमि के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का ये मामला है। गैंगस्टर के नाम पर धमकी का आरोप लग रहा है। पैसे लेकर भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी गई, जान से मारने की। तो एक बार फिर से आपको बताते चलें, बड़ी खबर है ये। कृषि भूमि के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का ये मामला बताया जा रहा है। गैंगस्टर के नाम पर धमकी का आरोप लग रहा है। पैसे लेकर भी रजिस्ट्री यहां पर नहीं की जमीन की। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर है। कृषि भूमि के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का ये मामला सामने आया हनुमानगढ़ से। और सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, बताएं मामला क्या है पूरा? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये शुरुआत होती है जब एक जमीन का सौदा हुआ था, और जमीन के सौदे के दौरान जो ये व्यक्ति है पीड़ित, जो इसने जमीन का सौदा किया था, जिसके बाद में जो खरीद पार्टी थी उन्होंने इससे लगभग 2 करोड़ रुपए अलग अलग जो मदों के अंदर 2 करोड़ रुपए के लगभग इससे ले लिए थे। और बाद में जब इसने मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी रिकवरी के लिए इन्हें कहा, तो इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, जिसके बाद में सिविल में कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसकी अभी ट्रायल जारी है। इसी दौरान जब इसने अपने पैसों का तकाजा इस पार्टी से किया तो उन्होंने सामने से 20 लाख रुपए और मांगे। और जो पीड़ित पक्ष है देवेंद्र सिंह, इसने आरोप लगाया है कि जो आरोपित पक्ष है उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को अपना रिश्तेदार बताकर उससे 20 लाख रुपए की मांग की, और इसके साथ जो बेटा उसका जो कनाडा है उसके ऊपर उसकी जान लेने की धमकी देने का भी आरोप इस पक्ष पे लगाया, जिसको लेकर आज ये जो व्यक्ति है पीड़ित, ये पुलिस अधीक्षक से मिला और जो न्याय की गुहार इसने लगाई है। जी, तो पूरा मामला क्या है, जानकारी मनीष आप दे रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। उधर नाम हटाने के दबाव को लेकर बीएलओ का वीडियो जो कि लगातार वायरल है, और इसी वीडियो को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और बीजेपी एसआईआर के इस मुद्दे पर अपनी सफाई लगातार दे रही है। इन सबके बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने क्या कहा, जरा पहले आप वो सुनिए।
कांग्रेस के जब चुनाव जीतती है तो चुप हो जाती है इक्का दुक्का, और लगातार हारती है तो पहले से कहना शुरू करती है, कागज पे लिखा होता है कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब है। आखिर जब संसद में जब भाषण हुआ उसमें कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। तो ये कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर, जनता जानती है, जनता समझती है कि राजस्थान में जो परीक्षाएं हुई है, जो वह परीक्षा 250 से ऊपर परीक्षाएं हुई है, तो 350 से ऊपर परीक्षाएं, चाहे इंटरव्यू से लेकर के सारी अगर जोड़ दी तो एक भी परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी धांधली नहीं हुई। यही गहलोत की सरकार थी, सभी पेपर लीक होते थे, बसों में बैठा करके पेपर दिया जाता था, परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया जाता था, पेपर बिकते थे, सरेआम पेपरों की बोली लगाई जाती थी। और तो और एक गहलोत की सरकार थी तो आपको ध्यान होगा कि मोबाइल टावर बंद कर दिए जाते थे, इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। आज भजन लाल जी के नेतृत्व में इतनी परीक्षाएं हुई हैं, एक बार भी मोबाइल टावर नहीं बंद हुआ और एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ, और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार पत्र दे दिया। और अगले जो 1,44,000 यह जो है उनकी भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया। मनरेगा को बंद नहीं किया, मनरेगा में जो कमियां थी उनको दूर करके जी राम जी का कानून बनाया गया। जो मनरेगा में गड्ढे भरे जाते थे, और कई जगह तो इतने गड्ढे पेपर में खुदे कि विधानसभा के क्षेत्रफल से ही गड्ढे अधिक संख्या हो गया। तो कांग्रेस ने लगातार गड्ढा खोदने का काम किया। इस बिल के माध्यम से अब यह सुनिश्चित होगा कि गांव में तालाब बनेगा, गांव में नाली बनेगी, जी राम जी के एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिलेगा, गांव में वेयर हाउस बनेगा, गांव में सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनेगा। तो ऐसे अनेकों काम, ठोस काम गांव में होंगे, स्कूल बनेंगे, नर्सिंग होम बनेगा, तो यह ठोस काम होगा। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे अरुण सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और तमाम यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। सबके बीच में यहाँ पर शशि मोहन शर्मा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, डिप्टी एडिटर। शशि मोहन, आपके पास में आ रही हूँ। आज हमने देखा शशि मोहन, SIR का मुद्दा रहा, इसके अलावा SIR का मुद्दा रहा, और खासतौर पर VB जी राम जी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी पुरजोर तरीके से उन तमाम आरोपों पर पलटवार किया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मणि, दरअसल पिछले कुछ समय में 2 प्रमुख मुद्दे देश प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हुए दिखे हैं। SIR 12 राज्यों में हुआ, जिनमें से राजस्थान भी एक है, लेकिन BLO को बात करने का जिस तरीके से वीडियो आया वो एक पक्ष था, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। जो पार्षद रहे निवर्तमान सुरेश सैनी, वो कह रहे हैं कि वो केवल गलत नाम हटाने के लिए कह रहे थे। अब ऐसी सूरत में ये मुद्दा जो BLO ने कहा कि आप दबाव बना रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं कि वो दबाव नहीं बना रहे, केवल गलत नाम हटाने कह रहे हैं। कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी हो गया। लेकिन अरुण सिंह का ये कहना था कि इसमें निर्वाचन आयोग और उनके प्रतिनिधि ही फैसला लेंगे, BLA के काम केवल आपत्ति देना है और आपत्ति के बाद में फैसला निर्वाचन विभाग की टीम करेगी। इसी तरीके से जो VB जी राम जी का मुद्दा है वो देश भर में कांग्रेस उसको इशू बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएंगे, और कांग्रेस इसके तहत उपवास भी कर चुकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी और लोगों के बीच भी जा रही है। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के साथ सत्ता और संगठन किस तरीके से लोगों के बीच जा सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रही है। यही कारण था कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व में प्रदेश प्रभारी रहे अरुण सिंह आए। VB जी राम जी के ऊपर किस तरीके से बात रखनी चाहिए, कैसे स्थायी निर्माण बनेंगे, जो वो बता रहे थे वो यही समझ में आता है कि इसके जरिए सरकार की कोशिश होगी कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए, मसलन परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए जाएं। मनरेगा में अकाल राहत कार्य की तर्ज पर काम हुआ, लेकिन अकाल राहत में कोई एक्ट नहीं था। एक्ट मनरेगा के जरिए आया, उसमें वाटर बॉडीज डेवलप की गई, तालाब और दूसरी जगह। लेकिन इनका कहना है अरुण सिंह का कि VB जी राम जी के जरिए
परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनेंगे, नाली, वेयर हाउस, सिलाई केंद्र और दूसरे जो जन उपयोगी केंद्र होते हैं जिसमें सड़क का निर्माण है, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण है, ये सब मनरेगा की भागीदारी के जरिए हो सकेगा। हालांकि बीच में वीबी जीराम जी की भागीदारी के जरिए हो सकेगा। हालांकि बीच में मनरेगा में भी मटेरियल कंपोनेंट और लेबर कंपोनेंट अलग अलग करके कुछ राहत दी गई थी, लेकिन उससे ऊपर के स्तर की बात कही जा रही है। अरुण सिंह कह रहे हैं कि मनरेगा में जो कथित रूप से खामियां थी, उन खामियों को दूर करते हुए वीबी जीराम जी लाया गया और इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर विकास में फोकस किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि वाइब्रेंट भारत, ग्रामीण ग्लोबल बीजेपी की ओर से गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का मुद्दा हो, मनरेगा का मुद्दा हो, यानी वीबी जीराम जी जिसे नाम दिया गया है उसका मुद्दा, उसको लेकर बीजेपी किस तरह से निशाना साध रही है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से आरोप लगा रही है, इसको लेकर आप बता रहे थे। शुक्रिया आपका। तो राजस्थान की सियासत में कांग्रेस की एक अहम बैठक के बाद हलचल और तेज हो गई है। कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की घर वापसी को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में मालवीय समेत 6 नेताओं की कांग्रेस में वापसी पर मंथन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में हुई इस बैठक की अध्यक्षता अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं उदयलाल आंजना, उन्होंने की है। इस बैठक के बाद आंजना ने साफ किया है कि अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेगी। इसके बाद आलाकमान स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बैठक के बाद संकेत साफ है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। वहीं कांग्रेस नेताओं के उन दावों ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है जिनके मुताबिक आने वाले दिनों में बीजेपी के और भी नेता कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। उदयलाल आंजना ने कहा कि मालवीय के अलावा कांता भील हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, कैलाश मीणा हैं, सुभाष तंबोली हैं, गोपाल गुर्जर की कांग्रेस में वापसी के एजेंडे पर चर्चा हुई है और इन सभी मामलों को रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। महेंद्र जी मालवीय सहित 7 आदमियों के संबंध में हमारे पास एजेंडा मिला था। उन सब पे हमने आपस में चर्चा करके उसकी रिपोर्ट बना करके अध्यक्ष जी को हम भेज देंगे कल तक, और निर्णय तो अब अध्यक्ष महोदय को करना है। महेंद्र जी मालवीय भी है, कांता भील भी है, खिलाड़ी लाल बैरवा भी है, कैलाश मीणा भी है, सुभाष तंबोली भी है, गोपाल गुर्जर है। इन सब पे चर्चा करके वो रिपोर्ट उनको अध्यक्ष जी को दे देंगे। कार्रवाई करना ऊपर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी का काम है। हमने हमारी रिपोर्ट बनाकर उनको देने का तय कर दिया, शाम तक हम कर देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी में कोई सक्षम लीडर नहीं है या उनके पास कुछ नेता नहीं है। वो कांग्रेस से खींच कर दबाव में ला करके और नेताओं को ले जाने का काम करते हैं और ले गए। लेकिन जो नेता वहां गए, किस तरीके से गए, कैसे गए, लेकिन अब वो इतने ही दिनों में इतने परेशान हो गए हैं कि वापस से आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ रुख हो रहा है। और कई, अगर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो कई ऐसे आ रहे हैं, साहब हमें भी आपकी पार्टी में शामिल कीजिए, आपकी कमेटी में हमारा प्रस्ताव भी जाना चाहिए। और जो गए थे वो भी आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज अनुशासन समिति की आज कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारे आवेदन आए हुए थे, उस पर डिस्कशन हुआ है हमारी समिति का, और वो सारी डिस्कशन करके हम अभी रिपोर्ट बना करके या तो आज शाम तक नहीं कल सुबह तक हम लोग हमारे अध्यक्ष जी को दे देंगे, और फिर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस पर डिसीजन करेंगे कि क्या करना है और रिपोर्ट के अनुसार क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों के आवेदन भी आए हैं कि हमारे जो पहले यहाँ से कांग्रेस से चले गए थे वो वापस आने के लिए, और बहुत सारे बीजेपी के लोग भी हमारे से संपर्क कर रहे हैं कि भाई आप अनुशासन समिति में हो तो हम अगर आना चाहें तो आप हमें ले सकते हैं। उन नामों पर हमने डिस्कशन की है कि ये नाम हमारे पास आए हैं, तो वो नामों पर भी डिस्कशन हुआ है। बड़े दिग्गज नाम, बहुत सारे नाम है, आने वाले दिनों में आपके सामने सब नाम आ जाएंगे कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं, वो नाम भी आपके सामने जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सुना कांग्रेस पार्टी की ओर से कहना है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो कि यहाँ पर जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से। आपको फिर से मैं एक जानकारी दूं ये कि दरअसल यहाँ पर अनुशासन समिति की बैठक में मालवीय समेत 6 नेताओं की कांग्रेस में वापसी पर मंथन किया गया है और इस अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना ने यहाँ पर की अध्यक्षता और साफ किया गया है कि अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेगी
और इसी पर हमारे साथ इनपुट एडिटर हैं सुशांत इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। सुशांत, अनुशासन समिति की बैठक हुई जिसमें ये इशारा दिया गया है उदयलाल आंजना की ओर से कि मालवीय समेत 6 जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। एक लाइन है सुशांत कि जाने वाले को अलविदा कहते हैं, उन्हें कसम देकर रोको नहीं करते। बीजेपी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया कि जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जितने जा रहे हैं उससे ज़्यादा पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। ये लगातार जो हम देख रहे हैं कि इशारा भी दिया गया है कि और नेता भी जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, इसके मायने हम क्या निकालें? देखिए, ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपना कुनबा मजबूत करने की कवायद में जुटी है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में बहुत जोश खरोश के साथ गए थे। लोकसभा का टिकट भी उनको दिया था, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन पिछले 12 महीने में वो एक तरीके से नेपथ्य में थे। पार्टी में उन्हें कोई रोल नहीं दिया जा रहा था और पार्टी के भीतर भी एक कहीं ना कहीं सहमति थी भाजपा के भीतर कि कांग्रेस के विचारधारा के जो लोग हैं वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि अब एक एक करके वापस कांग्रेस की वापसी की कवायद की जा रही है। मालवीय का रास्ता साफ हो गया और बाकी जो आज 5 नेता और भी हैं उनके नामों पर भी विचार किया गया है और पार्टी कह रही है कि ये सभी पुराने कहें पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के नेता हैं और इनकी घर वापसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पूर्व प्रभारी अरुण सिंह कह रहे थे कि जाने वालों से ज़्यादा संख्या आने वालों की है, इसके जवाब में कांग्रेस ने आज ये कहा है कि बहुत सारे आप जानकारी दीजिएगा। दरअसल एक बयान सामने आया है, पहले वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। नहीं, ऐसा कोई जा नहीं रहा। आने वालों की संख्या अधिक है, जाने वाले की संख्या 1-2 चले जाते हैं, तो उसमें कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा अधिक होती चले जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सुशांत, अरुण सिंह यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की गई थी और कह रहे हैं कि जिस बात का जिक्र मैंने किया कि आने वाले जो है ज्यादा, जाने वाले कम हैं। राजस्थान भाजपा के प्रभारी रह चुके अरुण सिंह यहाँ की सियासत की नब्ज को अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये बयान उनको पूछा गया था मालवीय और बाकी नेताओं की घर वापसी को लेकर, तो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आ रहे हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है, जो जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ शकुंतला रावत जो कि कांग्रेस अनुशासन कमेटी की सदस्य हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सदस्य आ रहे हैं, जिनके नामों पर डिस्कशन हुआ है, उसके अलावा बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की भी है जो मूल रूप से भाजपा के हैं लेकिन वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। एक बड़ा बयान उनका, लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में खासतौर पे पंचायत और निकाय चुनाव से पहले जो सियासी घमासान अभी चल रहा है, कौन से नेता, आइडियोलॉजी का खेल है, विचारधारा का खेल है। जो कांग्रेस पार्टी के हैं नेता बीजेपी में आ गए थे, वो सीट नहीं बैठ पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।